Hello students, welcome back in my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's topic is schedule of changes in working capital or statement of changes in working capital. So let's get started the video. The chapter name is fund flow स्टेटमेंट। तो हमारा टॉपिक है शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो स्टूडेंट्स, फंड फ्लो स्टेटमेंट में हमारी 3 तरह की स्टेटमेंट्स बनती हैं। उनमें से हमारी सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट जो बनती है दैट इज शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बनाई जाती है, इसका परफॉर्मा क्या है। तो सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो सबसे पहले हम राइट साइड में हम लिखेंगे इफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल। बिल्कुल राइट साइड में हम लिखेंगे अफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल। तो अफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल के नीचे हमारे जो 2 कॉलम्स बनते हैं बेसिकली, तो हमने ये एरिया इस के लिए बुक कर दिया है। अफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल राइट साइड में लिख देंगे और हम नीचे एक लाइन ड्रा कर देंगे और उसके बाद हम लिखेंगे लेफ्ट साइड में हमारा जो पहला कॉलम बनेगा वो होगा पर्टिकुलर्स का। पर्टिकुलर्स के नेक्स्ट जो हमारा कॉलम होगा दैट इज प्रीवियस ईयर, जिसे मैंने शॉर्ट फॉर्म में पीवाई लिखा है। और उसके नेक्स्ट जो हमारा कॉलम है दैट इज करंट ईयर्स। करंट ईयर जो भी होगा उसकी डिटेल हम यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉलम है दैट इज अफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल के अंडर हमारे 2 कॉलम बनेंगे। वन इज रिप्रेजेंटिंग इंक्रीज कॉलम एंड द सेकंड इज रिप्रेजेंटिंग डिक्रीज। अगर हमारी वैल्यू किसी तरह की इंक्रीज हो रही है तो वो इंक्रीज कॉलम में जाएंगी, अगर कोई ट्रांजैक्शन से हमारी वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो वो डिक्रीज कॉलम में जाएंगी। तो हम लाइंस ड्रॉ कर देंगे पर्टिकुलर्स, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर एंड इंक्रीज कॉलम एंड डिक्रीज कॉलम। तो जैसे कि हमारी स्टेटमेंट का नाम है शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, तो इसमें हमारे वर्किंग कैपिटल की आइटम्स ही हम इसमें लिखेंगे कि कौन कौन से हमारे एलिमेंट्स होते हैं वर्किंग कैपिटल के। तो वर्किंग कैपिटल में हमारा जो पहला आइटम्स होती हैं वो होती है करंट एसेट्स। तो पर्टिकुलर्स के नीचे हम जो हेडिंग लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे करंट एसेट्स। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कौन कौन से करंट एसेट्स हैं। तो जितनी भी हमारी करंट एसेट्स हैं वो हम सारे यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हो सकता है कि इनमें से सिर्फ 2-3 आइटम्स ही आपको क्वेश्चन में दे रखी हों और हो सकता है कि सभी आइटम्स दे रखी हों। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि हमारे क्वेश्चन में कितनी तरह की करंट एसेट्स दे रखी हैं। यहाँ हम सिर्फ एक परफॉर्मा प्रिपेयर कर रहे हैं जिससे आपको सिखाया जा सके। तो सिर्फ हम यहाँ पे नेम ऑफ करंट एसेट्स लिखेंगे। सो फर्स्ट इज कैश इन हैंड। अगर हमारे पास प्रीवियस ईयर का शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में जब हम बनाते हैं तो क्वेश्चन में हमें 2 ईयर्स की डिटेल्स दे रखी होती है। एक होता है पिछला साल दैट इज प्रीवियस ईयर, एक होता है करंट ईयर जो कि हमारा करंट ईयर चल रहा हो। तो 2 ईयर्स की जो वैल्यू दे रखी होती है उसको हम इस स्टेटमेंट में फिल करते हैं। तो यहाँ पे करंट एसेट्स के नीचे कैश इन हैंड लिखा है। कैश इन हैंड में अगर हमारे पास प्रीवियस ईयर की वैल्यू दे रखी है तो वो लिखेंगे और करंट ईयर की अगर वैल्यू दे रखी है तो वो लिखेंगे। इस ट्रांजैक्शन से किसी भी तरह का इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो वो उसे हम वहाँ इन नेक्स्ट कॉलम्स में लिखेंगे इंक्रीज और डिक्रीज में। सिमिलरली कैश एट बैंक का प्रीवियस ईयर का बैलेंस हम लिखेंगे और करंट ईयर का बैलेंस लिखेंगे। कैश एट बैंक अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, क्या उससे असर हो रहा है, क्या अफेक्ट हो रहा है, तो वो हम रिप्रेजेंट करेंगे या इंक्रीज कॉलम में
या फिर डिक्रीज कॉलम में। इसी तरह से बिल्स रिसीवेबल की वैल्यू हम लिखेंगे प्रीवियस ईयर कॉलम में एंड करंट ईयर कॉलम में, और जो भी वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हो रही है उसे हम ऐसे ही लिखते जाएंगे। सेम वे सन्ड्री डेटर्स, टेम्पररी इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक्स और इन्वेंट्रीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रोड इनकम्स, ये सारी जो आइटम्स हैं हमारी करंट एसेट्स के अंडर आती हैं। तो टोटल कर देंगे, यहाँ पे हम जितनी भी करंट एसेट्स लिखी हैं यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल करंट एसेट्स। तो जितना भी प्रीवियस ईयर्स का हमने करंट एसेट्स लिखी हैं यहाँ पे हम करंट एसेट्स का टोटल लिखेंगे, और जितनी भी करंट ईयर की हमने करंट एसेट्स ली हैं और उनकी वैल्यूज जो हमने लिखी हुई है उनका टोटल हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे हम टोटल कर देते हैं और यहाँ पे हम लाइंस ड्रा करेंगे। सिर्फ प्रीवियस ईयर और करंट ईयर्स तक ही हमने लाइंस को ड्रा करना है। करंट एसेट्स तक का हमारा सारा काम हो चुका है। अब वर्किंग कैपिटल में हमारे क्या क्या आ जाती हैं, करंट एसेट्स भी आ गई हैं, और अब हमारा अगला स्टेप है करंट लायबिलिटीज को लिखना। तो सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज के अंदर जो जो हमारी लायबिलिटीज हैं करंट, उनको हम यहाँ पे लिखेंगे। क्वेश्चन में हमारे पास जरूरी नहीं कि सारी करंट लायबिलिटीज हमें दे रखी हो, कुछ एक हो सकती हैं, कुछ एक नहीं भी हो सकती। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमारी करंट लायबिलिटीज है बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल की जो भी प्रीवियस ईयर की वैल्यू होगी वो लिखेंगे और करंट ईयर की वैल्यू होगी वो लिखेंगे, और इस ट्रांजैक्शन से हमारी जो अफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज करेंगे। सिमिलरली क्रेडिटर्स का हम प्रीवियस ईयर का बैलेंस लिखेंगे एंड करंट ईयर का बैलेंस लिखेंगे, और इस ट्रांजैक्शन से हमारी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है वो हम नेक्स्ट कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म एडवांसेस, ये सारी हमारी जो है करंट लायबिलिटीज हैं। इनकी वैल्यूज भी हमने प्रीवियस ईयर, अगर प्रीवियस ईयर की वैल्यूज हैं तो उसे प्रीवियस ईयर कॉलम में लिखेंगे, अगर करंट ईयर की वैल्यूज हैं तो उसे करंट ईयर कॉलम में लिखेंगे। और इन करंट लायबिलिटीज से अगर हमारी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज लिखेंगे, हम नेक्स्ट कॉलम में लिखेंगे। अगर डिक्रीज हो रही हैं तो वो हम डिक्रीज कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट जो हमारी आइटम्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिविडेंड पेबल, प्रपोज्ड डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो ये तीन आइटम्स हैं हमारी इसमें, डिविडेंड पेबल, प्रपोज्ड डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। मेनली जो हमारी दो आइटम्स हैं प्रपोज्ड डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इसके लिए एक रूल है। बेसिकली क्या होता है कि क्वेश्चन में कई बार प्रपोज्ड डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो दिया होता है, कई बार हमें क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन दी होती है कि प्रपोज्ड डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आप करंट लायबिलिटी इसे एज्यूम करेंगे, मींस आप इसे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में रिप्रेजेंट करेंगे। अगर इसे करंट लायबिलिटी बताया गया है तो इसे हम करंट लायबिलिटीज यानी कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में लिखेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस में हमें ये बताया गया होता है कि आपने प्रपोज्ड डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को करंट लायबिलिटी नहीं लेना है, तो उस केस में हम प्रपोज्ड डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में नहीं लेते हैं एज ए करंट लायबिलिटी। तो उस केस में हमारा ये प्रपोज्ड डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन यहाँ करंट लायबिलिटीज के अंडर नहीं लिखा जाएगा। तो सभी आइटम्स हमने लिख दी हैं करंट लायबिलिटीज की, और उसके बाद सेम जैसे हमने करंट एसेट्स का टोटल किया तो यहाँ भी हम करंट लायबिलिटीज का टोटल कर देंगे और कुछ इस तरीके से हम लाइंस ड्रा कर देंगे। सभी आइटम्स को लिखने के बाद जैसे कि हमारी स्टेटमेंट का नाम है शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, हमने
हमें मालूम है कि वर्किंग कैपिटल का फार्मूला क्या है। वर्किंग कैपिटल निकालने का जो फार्मूला है दैट इज वर्किंग कैपिटल CA माइनस CL, दैट इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे वर्किंग कैपिटल, क्योंकि ये स्टेटमेंट ही हमने वर्किंग कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए बनाई है। तो हमारे पास करंट एसेट्स का ऊपर प्रीवियस ईयर का टोटल दे रखा है और नीचे करंट लायबिलिटीज का प्रीवियस ईयर का टोटल दे रखा है। हम माइनस करेंगे इसे। सिमिलरली करंट ईयर्स का हमारे पास करंट एसेट्स का टोटल है और करंट ईयर का हमारे पास करंट लायबिलिटीज का टोटल है। तो हम इसे करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज करेंगे तो हमारे पास वो वर्किंग कैपिटल निकल आती है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल निकालने के बाद जो हमारा नेक्स्ट आंसर जो निकलता है वो होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में जो हमारी वैल्यू निकलती है वो होती है नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पर हम नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल लिखेंगे। सबसे पहले हमने वर्किंग कैपिटल निकाला तो उसकी फिगर लिखने के बाद हम यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर देंगे जिससे कि हर वैल्यू एक सेपरेट हो जाए। सिमिलरली जिस तरह से हम अकाउंटिंग में लेस करते हैं उसके बाद हम दोनों कॉलम्स की जो वैल्यू होती है उसको इक्वल करते हैं, तो यहाँ भी हम वही चीज फॉलो करेंगे। तो वर्किंग कैपिटल जो हमारी निकल जाती है, जो बैलेंस ज्यादा होगा वो ठीक है, लेकिन जो दूसरा अगर कॉलम उसकी अगर वैल्यू कम है तो वो बैलेंस जो इक्वल करने के लिए हम वहां पे सब्ट्रैक्ट करेंगे और वैल्यू वहां पे लिख देंगे। नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, तो कुछ इस तरह से ये परफॉर्मा हमारा प्रिपेयर हो चुका है। नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, जैसे हम अकाउंटिंग में डेबिट साइड क्रेडिट साइड इस तरह से बैलेंस करते हैं तो जो साइड बड़ी है उसका टोटल कर देते हैं हम, और जो हमारी जिस कॉलम की फिगर कम होती है वहां पे हम इक्वल करने के लिए जो वैल्यू बड़ी है उसमें से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो बैलेंस बनता है वो होगा हमारा नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पे हम सारी नीचे लाइंस इस तरह से ड्रा कर देंगे और जो भी टोटल होगा वो हम नीचे यहाँ लिख देंगे। यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल के नीचे हम एक नोट लिख रहे हैं रिगार्डिंग प्रपोज्ड डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो ये नोट है मे और मे नॉट बी अ करंट लायबिलिटी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड प्रपोज्ड डिविडेंड जो है कुछ केसेस में हम इसे करंट लायबिलिटी मानते हैं। अगर करंट लायबिलिटी मानते हैं तो ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में लिखी जाएगी। अगर हमारी ये प्रपोज्ड डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हम इसे करंट लायबिलिटी नहीं मानते हैं तो ये हमारी जाएगी स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स की स्टेटमेंट में लिखी जाएगी। So students, in this video you have learnt about how to prepare statement of changes in working capital. So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.